हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस डब्ल्यूबीके में। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी वैद्युत स्थितिकी के 50 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। जो कि क्वेश्चन इजी भी होगा, कुछ मॉडरेट भी होगा, कुछ टफ भी होगा, ठीक है। तो वो सभी क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद दूसरा भी इसका टॉपिक यानी कि इसी का पार्ट 2 भी करेंगे। पार्ट 2, पार्ट 3 यानी जितना भी हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक करने का हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से, ठीक है। और जल्दी हम इसको कवर करते हैं 50 क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखो। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में कौन सी जो है सदिश राशि है। ये देखो, आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। धारिता भी एक अदिश राशि है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग स्पीड में करते चले जाते हैं 50 क्वेश्चन को और टाइम थोड़ा कम लगाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है, आप लोगों को पता होगा कि आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, ठीक है। कूलॉम। आवेश का सीजीएस मात्रक भी होता है और सीजीएस मात्रक 4 टाइप के हैं। जैसे पहला ले लेते हैं स्टैटिक कूलॉम, आवेश का ही मात्रक है स्टैटिक कूलॉम। ईएसयू आवेश के ही मात्रक है। ईएमयू आवेश के ही मात्रक है। फैराडे ये भी आवेश के ही मात्रक है, ठीक है। दूसरा सीजीएस वाला हो गया, पहला आवेश का एसआई मात्रक। तीसरा बात, आवेश का प्रैक्टिकल मात्रक भी होता है, प्रैक्टिकल यूनिट। वो 2 तरह के होते हैं, एक एम्पियर आवर, दूसरा फ्रैंकलिन। तो जब भी पूछा जाए कि फ्रैंकलिन किसका मात्रक है, तो बताना है कि प्रैक्टिकल यूनिट है आवेश का, आवेश का ही मात्रक है फ्रैंकलिन। और ये 2016 में पूछा गया था एम्पियर आवर किसका मात्रक है। तो आईएससी द्वारा ये एम्पियर आवर भी हमारा किसका मात्रक हो जाएगा? आवेश का। तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम होता है। वोल्ट जो है विभव का ऐसा मात्रक है, या तो हम कह सकते हैं विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट, या एक कह सकते हैं विद्युत वाहक बल का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल। ये तीनों का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ठीक है, तीनों का। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। और विभवांतर एक तरह से है ना, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। आवेशित हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। किसी वस्तु को आवेशित हम लोग 2 तरीका से कर सकते हैं, एक पॉजिटिव आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज देके, और एक नेगेटिव चार्ज देके। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं, क्लोरीन हमारे पास है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17, ठीक है। इसलिए इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होंगे। लेकिन अगर जो हम क्लोरीन माइनस लिख दें तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, और निगेटिव चार्ज क्या बताए? इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है। जैसे ही निगेटिव चार्ज इस पे आया तो पहले था 17 इलेक्ट्रॉन, अब 1 इलेक्ट्रॉन यानी अधिकता को दर्शाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन ज्यों का त्यों ही रहेगा, 17 प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा। लेकिन एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं सोडियम का, जैसे ले लो। अभी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है,
ठीक है। अगर जो सोडियम प्लस लिख दें तो इसका कहने का मतलब प्लस चार्ज आया। प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाएगा। पहले 11 इलेक्ट्रॉन था, अब प्लस चार्ज आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और प्रोटॉन ज्यों का त्यों ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हुआ और 11 प्रोटॉन हुआ। देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिकता हुआ और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कमी हुआ। तो चार्जिंग का मतलब दो तरीका से, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला और एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला। तो जब भी देखो इलेक्ट्रॉन के जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है, तो जब भी अगर जो इलेक्ट्रॉन बढ़े, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले 17 था अब 18 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इस पे बढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो साथ अपना वजन भी तो लेके आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो अपना वजन भी लेके आया होगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वजन बढ़ गया होगा, है ना। चार्जिंग का दौरान इसका यहाँ पे वजन बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज पे वजन बढ़ गया, और देखो यहाँ पे घट गया, है ना। पहले 11 इलेक्ट्रॉन था, अब 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो है चार्जिंग के दौरान जो है आवेश घट गया, इलेक्ट्रॉन का मान भी घट गया, पहले 11 था 10 हो गया, तो इसका वजन भी घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास तो मास है, और मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो इसका वजन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चार्जिंग का मतलब दोनों तरीका से हो सकता है कि चार्जिंग के दौरान यानी किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, डीवाई मात्रक है। डीवाई किसका मात्रक है वो देखते हैं। देखो आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। ठीक है ना। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक एक तो होता है कूलॉम मीटर, ठीक है, एक होता है कूलॉम मीटर और दूसरा डीवाई भी होता है, डीवाई। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक बताना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला याद रहना चाहिए आप लोगों को, E बराबर F/Q, यानी प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो F का न्यूटन हो जाएगा और आवेश का कूलॉम हो जाएगा। तो न्यूटन पर कूलॉम किसका मात्रक है ना, न्यूटन पर कूलॉम विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है E बराबर -dV/dx। तो यहाँ से विभव का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, और x मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। वोल्ट पर मीटर भी, ये दो मात्रक हो गया। ठीक है, एक मात्रक और यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट जो है ये विभव है, एक तरह से विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। तो V बराबर हम W/Q भी अप्लाई कर सकते हैं, और नीचे पे एक मीटर था। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ पे आवेश, ये कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। ठीक है, और आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम होता है, और ये मीटर। तो एक मात्रक और आ गया, जूल पर कूलॉम पर मीटर, जूल पर कूलॉम पर मीटर। ये तीनों मात्रक किसके हैं, विद्युत क्षेत्र के हैं। न्यूटन पर कूलॉम, वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पे जूल पर कूलॉम पर मीटर। ये सवाल आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में। ये तीनों मात्रक दे दिया गया था और एक मात्रक नहीं दिया गया था, तो पूछा गया था इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों मात्रक होगा और जो एक इससे अलग होगा वो विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलॉम, तो ऑप्शन बी। यहाँ न्यूटन कूलॉम है यानी कि गुणाम है। ठीक है, ये गुणाम है, न्यूटन कूलॉम दोनों गुणाम है। न्यूटन पर कूलॉम हमारा आंसर हो जाएगा। देखो न्यूटन कूलॉम को ऊपर लेके जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो न्यूटन पर कूलॉम हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं 6 नंबर में। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है, यानी कि विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, V बराबर W/Q। तो V बराबर, यहां से देखना, V बराबर W का ऐसा मात्रक जूल होता है। ठीक है, और कार्य का ऐसा मात्रक जूल, ये कार्य है और ये आवेश है। ठीक है,
और आवेश का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम। तो जूल पर कूलम हमारा विभव के बराबर हो जाएगा, यानी कि विभव के तुल्य हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, और वोल्ट किसके बराबर है, जूल पर कूलम के। तो ऑप्शन हमारा है ना, ऑप्शन हमारा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, जूल पर कूलम। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। देखो अगला सवाल है 7 नंबर। विद्युत आवेश का ईएसयू मात्रक होता है, ईएसयू में मात्रक पूछा गया। तो आवेश का ऐसा मात्रक, देखो 1 कूलम बराबर याद रखना आप लोग 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टैटिक कूलम होता है, सेम दोनों होता है, ठीक है। 1 कूलम बराबर 1/10 एमयू होता है। 1 कूलम बराबर 1/96,500 फैराडे होता है। और 1 कूलम बराबर 1/3600 एम्पियर आवर होता है। एम्पियर आवर किसका मात्रक है, आवेश का ही मात्रक है। फैराडे भी आवेश का ही मात्रक है, ईएमयू भी आवेश का ही मात्रक है, स्टैटिक कूलम, ईएसयू, ठीक है। यहाँ पे देखो पूछा गया है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश का ईएसयू मात्रक में होता है। तो ईएसयू में देखो कितना है, 3 × 10⁹, यानी कि यहाँ पे देखो तो 2.99, ये 3 के करीब है। इसको हम 3 लिख सकते हैं, अगर जिसको 1 दे दें तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। इसको 3 लिख सकते हैं, यानी ये 3 के करीब है। और 10⁻9, बाकी बात 10⁻9 किसी में दिख रहा है क्या, ये 19 है, ये 10 है, ये 19 है। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 8 नंबर। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक है, धारिता का मात्रक, धारिता का फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को, C = Q/V। ये आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, और विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट को फराड बोल देते हैं, फराड। कूलम पर वोल्ट को क्या बोल देते हैं, फराड। यानी कि संधारित्र की धारिता जो होता है, धारिता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, फराड। फराड भी, फराड लिखते हैं इसको, फराड, ठीक है, फराड। तो ऑप्शन फराड, सॉरी फराड, फराड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा वोल्ट किसका हो जाएगा, विभव का, विभवांतर का, और विभवांतर, विभवांतर का, और विद्युत वाहक बल का, विद्युत वाहक बल, ये तीनों का मात्रक बाहुबली लिखने वाले थे, ठीक है। विद्युत वाहक बल, तो ये देखो ये विभव का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत वाहक बल का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। न्यूटन किसका है, बल का ऐसा मात्रक है, ठीक है। और ये फराड अभी बताए कि धारिता का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का है, वैद्युत धारा या विद्युत धारा बोल दे, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर सवाल। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, संरक्षी होता है, ठीक है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र पथ पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ये संरक्षी होता है, ठीक है। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। सतह पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसे एक आवेशित चालक बना दिए, इस पर जो होगा सतह पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हमेशा सतह पर लंबवत होगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपको, लगेगा एक टाइप का कोरोना वायरस वाला वो बन गया है, ठीक है। ये हमेशा सतह पे लंबवत होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी चालक के सतह पे कैसा होता है, तो लंबवत होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर। आवेश का ऐसा मात्रक होता है, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। आवेश का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। जबकि एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का। फैराड किसका है, धारिता का, ठीक है, धारिता का। ये किसका, एम्पियर विद्युत धारा का, विद्युत
धारा। और ये वोल्ट किसका, 3 विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ये तीनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। जबकि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, है ना, कूलम, आवेश का ऐसा मात्रक। आगे चलते हैं सवाल की ओर। 12 देखो यहाँ पे ये नंबरिंग पे ध्यान मत देना आप लोग, ये 12 नंबर है, ठीक है, क्योंकि बार बार जो है ना क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, उसी को हम लोग जो किए, नंबरिंग सही ढंग से नहीं यहाँ पे लिखा होगा। ये 12 नंबर सवाल है। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। आवेश का मान दे दिया है 10 माइक्रो कूलम, ठीक है, माइक्रो कूलम। हमसे पूछा गया विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। आपको गॉस थ्योरम पता होगा, किसी बंद सतह से संबंधित कुल फ्लक्स बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि फ्लक्स का फॉर्मूला जो है, गॉस थ्योरम क्या बोले थे, किसी बंद सतह से संबंधित कुल फ्लक्स, है ना, बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का देखो, बंद सतह से संबंधित कुल फ्लक्स को फाइ से लिखे, बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला दिए थे गॉस थ्योरम के, है ना, गॉस थ्योरम दिए थे। यहाँ से आवेश का मान तो हमको पता है, लेकिन 1/ε0 का मान हमको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालें, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक फॉर्मूला F = K/Q1 Q2 / R², जहाँ पे ये जो है ना K जो है कूलम्स कांस्टेंट है, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इसको K को और लिख सकते हैं हम 1/4πε0, 1/4πε0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से K का मान रख दो, ये वाला जो K का मान है वो यहाँ पे रख दो, 9 × 10⁹, इधर कितना बचेगा, 1/4πε0। तो एक काम करते हैं, 4π को इधर भेजो, तो 9 × 4π × 10⁹ इक्वल टू कितना, 1/ε0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 36 पाई × 10⁹ ये किसका वैल्यू आया, 1/ε0 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1/ε0 का वैल्यू लिख देंगे। Q का मान कितना है, 10 माइक्रो कूलम, कूलम नहीं लिखेंगे, यूनिट को बाद में लिख देंगे, ठीक है। और 1/ε0 का मान कितना दिया है, 36 पाई × 10⁹, ठीक है। 1/ε0 का मान हम यहाँ पे पुट अप कर दिए, कितना, इतना, 1/ε0 की जगह पे। तो यहाँ से देखो, फाइ = 10 माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6, और यहाँ से देखो, यहाँ पे 36 पाई गुने में 10⁹। देखना यहाँ पे ये 9 1 10 0 हो जाएगा, और 6 0 चला जाएगा, तो 4 0 बचेगा। यहाँ पे 9 1 10 0, 10 0 में 6 0 माइनस वाला चला जाएगा, और ये 36 पाई। तो 10 0 में 6 0 गया होगा, तो कितना बचा होगा, 4 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्लक्स का, ठीक है। फ्लक्स का आंसर हो जाएगा 36 पाई × 10⁻⁴। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसमें -4 है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फ्लक्स का मात्रक भी याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल, इसमें 16 है, ठीक है, आप नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, हम लिखते चले जाएंगे। 13 नंबर, एक विद्युतीय द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा, ठीक है। अगर जो मान लेते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, इसमें हम किसी बंद परिपथ को रख देते हैं ना, किसी बंद सतह को अगर जो इसके अंदर हम रख देते हैं, तो इससे संबंध जो कुल फ्लक्स होगा वो हमेशा 0 होगा। इससे संबंधित कुल फ्लक्स जो होगा हमेशा 0 होगा, जब किसी बंद सतह को हम लोग कहाँ रख देते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है। मान लो ये बंद सतह था और इसको हम विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिए, तो इससे संबंधित कुल फ्लक्स जो होगा, देखो घिरा हुआ है, वो जो डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो घिरा हुआ जैसे रहेगा, बंद सतह रहेगा, तो उससे संबंध कुल फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल को देखते हैं। जब कोई वस्तु
वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, ऋण आवेशित। अभी थोड़ी देर पहले बोले कि आवेश दो तरह से हो सकता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ये इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है ना, अधिकता को दर्शाता है। अब ये भी बताए थे कि जैसे ही नेगेटिव चार्ज आवे, ऋणात्मक चार्ज आवे, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी कि इसका मास भी बढ़ेगा, इसका द्रव्यमान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, इसका वजन भी तो बढ़ा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन आया होगा तो वजन भी बढ़ा होगा, इसलिए वजन बढ़ने के दौरान, है ना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, नेगेटिव चार्ज क्या दर्शा देता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के दौरान इसका वजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि पॉजिटिव यहाँ पे लिखा रहता ना, धन आवेशित दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन की कमी जैसे हुआ तो इतना मास में भी कमी होगा, ठीक है, और मास में कमी होता है तो उसका वजन भी क्या हो जाता है, घटता, जब पॉजिटिव चार्ज रहता है तब। अभी फिलहाल क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जैसे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन, ये इसका वजन क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, वो बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। आगे की ओर देखते हैं, 15 नंबर सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। 15, निर्वात की विद्युतशीलता ई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, ई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा गया, ठीक है, ई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा गया है। देखो आपको k बराबर हम लिखा है अभी थोड़ी देर पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट दिखा। अच्छा, k का मान भी लिखाए थे 9 इंटू 10⁻9, और इसका यूनिट क्या लिखे थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये लिखे थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखे थे। लेकिन यहाँ से एक चीज देखने को मिला कि ये k ऊपर पे है और इसके नीचे यानी व्युत्क्रमानुपाती में है ये एप्सिलॉन नॉट। कहने का अर्थ ये है जो इसका मात्रक होगा उसका उल्टा ये होगा, ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी कि k का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये k का मात्रक है। ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो कूलम स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और ये दोनों माइनस में हो जाएगा, -m माइनस मीटर दी पावर -2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन नॉट का एक और मात्रक होता है फराड पर मीटर, फराड पर मीटर, दोनों ही मात्रक है ये एप्सिलॉन नॉट पे, ठीक है। और k का मात्रक पूछता तो ये बताते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी, ठीक है। कूलम स्क्वायर पर बटे लगा हुआ, यहाँ पे बटे लगा हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स का फॉर्मूला पहले तो आपको पता होना चाहिए, फाई इक्वल टू E cos थीटा, ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फाई इक्वल टू E डॉट ए, E डॉट ए, क्योंकि डॉट जब हटता है यहाँ से ये कॉस थीटा के बदले डॉट आता है, ठीक है, डॉट कब आता है, कॉस थीटा के बदले आता है, और यही डॉट जब हट जाता है तो ये कॉस थीटा बन जाता है, ठीक है। यहाँ से देखो फाई इक्वल टू ई का एक फॉर्मूला याद रखना, -dv/dx, यानी कि विभव है ऊपर वाला तो विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट, dx डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा मात्रक मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मात्रक हम यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं वोल्ट बाय मीटर, और ये एरिया है, एरिया का है होता है मीटर स्क्वायर। एरिया कभी भी क्षेत्रफल हम लोग निकाले होंगे बचपन में 10th में, ठीक है, 9th में, बेलन का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल, उसमें क्या देखते थे, जब भी क्षेत्रफल निकालते थे तो लास्ट में यूनिट जो लिखते थे, मात्रक लिखते थे मीटर स्क्वायर, किलोमीटर का स्क्वायर या सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये सब लिखते थे। यहाँ पर भी हमने क्या किया, एरिया का स्क्वायर लिया, यानी कि एरिया मतलब क्षेत्रफल का, है ना, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल कर लो तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, वोल्ट मीटर, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक और तरीका हम अपना सकते हैं, वो क्या है, फाई इक्वल टू ई ए होता है ना, ई डॉट ए, तो फाई इक्वल टू ई का एक फॉर्मूला F/Q भी होता है, ठीक है, और यहाँ पे एरिया का मीटर स्क्वायर, तो बताना यहाँ पे ये फोर्स का न्यूटन, फोर्स का क्या हो जाएगा न्यूटन, आवेश का कूलम,
और ये मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी किसका मात्रक है? फ्लक्स का ही मात्रक है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन वोल्ट मीटर मिल रहा है ऑप्शन बी में। दोनों ही मात्रक फ्लक्स के ही हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी और वोल्ट मीटर भी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। 17 नंबर सवाल, ये सवाल नंबर 17 है। किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युतीय तीव्रता का मान, विद्युतीय तीव्रता का मान किसी आवेशित, है ना, किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युतीय तीव्रता का मान, विद्युतीय तीव्रता का मान सिग्मा बटे ई एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बटे ई एप्सिलॉन नॉट। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये सवाल हमारा है 18 नंबर। 18 नंबर सवाल है, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? देखो आवेश का जो वैल्यू दिया है एक कूलम, आवेश का वैल्यू दिया है एक कूलम। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। Q बराबर एन ई फॉर्मूला, प्लस माइनस एन ई लिखते हैं तो ठीक है, Q बराबर एन ई, यहाँ से n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन में E। ठीक है, और Q का मान कितना दिया है? एक कूलम, यहाँ पे एक कूलम लिख दिया। और इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, वो 19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखना ये दशमलव उड़ाएंगे तो 0, यानी 10/16 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस जब पावर ऊपर जाएगा तो प्लस 10 पर पावर 19 हो जाएगा। एक शून्य और दे दो इसको तो ये 100 बन जाएगा। ठीक है, एक शून्य उससे 19 शून्य से एक शून्य इसको दे दिए तो 100 बन गया। उसके पास 18 शून्य बचा होगा, 18 शून्य बचा होगा और इसको 16 से डिवाइड देंगे, और इसको 16 से डिवाइड देने पर 6.25 इंटू 10⁻18 आता है। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा 6.25 इंटू 10 है ना 18। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 19 नंबर। 19 नंबर सवाल है, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं प्रति एकांक लंबाई में लगने वाले आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक देखो, आवेश का कूलम हो जाता है, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर, तो कूलम पर मीटर, ये हमारा रेखीय आवेश का मात्रक हो जाएगा। कूलम पर मीटर किधर है? ये कूलम पर मीटर, ये कूलम मीटर है, गुणाम है। ठीक है, ये कूलम पर मीटर, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर सवाल, एक कूलम के दो आवेश बराबर तथा विपरीत दिशा में रखे हैं, जिनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। 4 कूलम मीटर मत समझना, क्योंकि दूरी है, दूरी मीटर या सेंटीमीटर में हो सकता है, तो 4 सेंटीमीटर है। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आप लोगों को पता होगा Q इंटू 2L या 2D। तो यहाँ से P बराबर आवेश का मान कितना दिया है? एक कूलम, तो एक लिख दिए, और 2 एक कूलम ना, और 2 इंटू L का मान लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या 4 पहले लिख दिए, मीटर में चेंज किए तो 10⁻⁻2 दे दिए, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो P का मान कितना आ गया? 8 गुना 10⁻⁻2, ये आ गया कूलम मीटर आंसर। देखना तो ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर, ठीक है, 21 नंबर सवाल क्या है? यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो, ठीक है, तब इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी? आपको निरपेक्ष विद्युतशीलता पूछा गया। एक फार्मूला होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता, ER इक्वल टू ई मीडियम, ये हवा के लिए, फिर मीडियम के लिए, मीडियम के लिए भर दिए ई को, ये परावैद्युतशीलता है। ठीक है, विद्युतशीलता बोल देते हैं इसको। ई हवा के लिए है और ये मीडियम के लिए है। हमको ये मीडियम के लिए चाहिए अगर जो, तो ई बराबर, इसको ई ही रहने देते हैं, मीडियम के लिए भरते नहीं है, इसको ई ही रहने देते हैं।
ठीक है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना, ई आर मल्टीप्लाई ऑफ ई नोट। तो यहाँ पे E बराबर, ई आर का मान 81 दिया है, इसका जल का परावर्त होता है 81 दिया है, और ई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होना चाहिए 8.85 इंटू 10⁻12 ये होता है फराड पर मीटर करके, ठीक है। तो फराड पर मीटर या कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8.85 को 81 से, 5 8 8 8 पंचे 40 हो जाएगा, 4 8 64, 4 कितना हो जाएगा 68, बाकी 6 8 8 64 अच्छे कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो 5 8 16 71, ठीक है। कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव है ना। तो हमारा वैल्यू कितना आया 716.85 गुने 10 पर पावर कितना -12। एक काम करते हैं, इसको पॉइंट को यहाँ लेके आते हैं, पहले देखते हैं इसका 2 शून्य, देखो इसको उड़ा लो, 100 नीचे आ गया, ठीक है 100 नीचे आ गया। अगर जो हम यहाँ पे शून्य लाना चाहते हैं तो 4 अंक के बाद 0 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 0 तो यहाँ पे है, 2 0 और डाल दिए तो यहाँ पे 2 0 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 0 कहने का मतलब 4 0 से इसमें भाग देंगे तो 7.16 हो जाएगा, 7.16 हो जाएगा, और ये 2 शून्य इसका खत्म हो जाएगा, तो 10 पर पावर बचेगा -10। ये ऐसा हमारा आंसर होगा 7.16 या यही 17 इंटू 10⁻10 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अगर जो नहीं समझ में आए तो आप लोग थोड़ा इसको पीछे करके एक बार और देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है, ये 22 नंबर है। एक ही पदार्थ के दो धातु, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए और बी दिए गए हैं, एक पर प्लस चार्ज है, इस पे मान लेते हैं प्लस चार्ज है, ठीक है, और प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है। आप लोगों को बता चुके माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को, और प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी को, ठीक है। तो यहाँ से देखना है कि ए के पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन की कमी, और जबकि बी के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसका जो मास होगा द्रव्यमान वो भी बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसका इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मास भी यानी द्रव्यमान भी घटेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये बढ़ेगा नहीं घटेगा, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। ऑप्शन बी देखते हैं, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, हाँ नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता आया है, उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है आंसर। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि चार्ज जब हो रहा है तो द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल अगला सवाल हम लोग देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या है, 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर सवाल क्या है, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का, हम बताए अभी गॉस थ्योरम क्या बोले थे, किसी बंद सतह से संबंधित जो फ्लक्स होता है फाई, बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/ε0 गुना होता है, यहाँ से 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी इसको कवर करते हैं हम लोग। 24 नंबर सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल, ठीक है। 24 नंबर सवाल है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, है ना, किस कोण पर काटती है। दो वैद्युत रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी भी नहीं काटती है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है।
कब कब जो है देखो आरोपित बल कब युग्म आघूर्ण अधिकतम है, कब आघूर्ण अधिकतम होगा। आघूर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, ठीक है, P क्रॉस E, या तो ऐसे लिख सकते हैं PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, ये क्रॉस हटने पर क्या आया साइन थीटा। अब आपको बताना है कि साइन थीटा के कितने डिग्री का मान अधिकतम होता है, तो साइन थीटा का 90 डिग्री का मान मैक्सिमम मान होता है, क्योंकि साइन थीटा साइन 90 का मान होता है 1, और साइन थीटा का 1 ही ऐसा मान है जो मैक्सिमम होता है। जैसे साइन 0 का बताओ, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 45 30 का बता दो हाफ, कितना हो गया 0.5, इसको लिख सकते हैं। और साइन 45 का मान बता दो 1/√2, सभी 1 से छोटा ही आएगा, ठीक है। तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान 90 पे होता है बड़ा, तो मैक्सिमम पूछा है अधिकतम टॉर्क कब उत्पन्न होगा 90 डिग्री पे, क्योंकि साइन थीटा का उस टाइम क्या होता है मैक्सिमम मान होता है 90 पे। 1 ही साइन थीटा का मैक्सिमम मान है, उसके बाद साइन थीटा का जो भी मान आएगा 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल को देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कहता है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है ना, आघूर्ण का एसआई मात्रक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट का पूछा गया। Q इंटू डी भी लिख सकते हैं या तो 2L भी लिख सकते हैं, तो Q इंटू डी लिख दिया। ये Q आवेश होता है और D मीटर, D मतलब दूरी, दूरी का ऐसा मतलब मीटर, तो कूलाम मीटर हो जाएगा हमारा आंसर द्विध्रुव आघूर्ण का, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर ये ऑप्शन हो जाएगा। इसको मीटर स्क्वायर कर लेना, ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना क्योंकि ऑप्शन ए और डी सेम ही लग रहा है, तो इसको कूलाम स्क्वायर कर लेना, कूलाम स्क्वायर मीटर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, एक को चेंज कर लेना, या तो इसको कूलाम स्क्वायर बना लेना या तो ऊपर को कूलाम स्क्वायर बना लेना। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल थोड़ा सा देखने के लायक है क्योंकि ये सवाल 2018 में बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, ठीक है, 2018 में पूछा गया है। और ये सवाल ना सोचो, ये सवाल आईआईटी मेंस का है, आईआईटी मेंस का, ये आईआईटी मेंस का जिसमें कि 4 नंबर में पूछा जाता है, 4 मार्क्स में पूछा जाता है, 4 नंबर में आईआईटी मेंस में, और ये सवाल आईआईटी मेंस का आया हुआ है 4 नंबर में। लेकिन 2018 में हमारा बिहार बोर्ड इतना बढ़ गया, इसको 1 नंबर में पूछा, ठीक है, इसको 1 नंबर में पूछा, सोचो कितना बड़ा है ना, उससे बढ़ गया ये। तो कभी कभी इनका दिमाग खिसक जाता है एक तरह से, 4 नंबर सवाल को 1 नंबर बना देता है, ठीक है। तो इसको देखो, अभी तो आप लोग खुद बता देंगे कि ये 4 नंबर का है या 1 नंबर का है। देखो इसको बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं, हाँ देखो यहाँ पे बोला गया दिए गए चित्र में Q पर प्रभावी बल 0 है। ये Q या तो ये वाला Q, दोनों आवेश, बड़ा वाला Q यहाँ पे कॉर्नर पे रखा हुआ है, यहाँ पे छोटा वाला Q रखा हुआ है, और उसके बीच का डिस्टेंस क्या है R है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है R है। तो सभी वर्ग सेम है, वर्ग है एक, सभी भुजा सेम है, इसका ये विकर्ण कितना हो जाएगा, ये विकर्ण R√2 हो जाएगा, R√2, ठीक है। या तो ऐसे भी आप लोग निकाल लेना, ये लंब ये आधार कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण R√2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते क्या है, इस पर प्रभावी बल, या तो इस पर प्रभावी बल 0 या तो इस पर प्रभावी बल 0। हम एक काम करते हैं, इसी पे प्रभावी बल 0 निकाल देते हैं। प्रभावी बल 0 कहने का मतलब इस पर जितना फोर्स ये लगाएगा तो उसके द्वारा लगा गया बल 0 होगा, ठीक है। जैसे देखो ये भी बल लगा रहा है इधर की ओर, मान लो ये बल कितना लगाया होगा, F1 मान लेते हैं, और ये बल ले लेते हैं Q1 ले लेते हैं, इसको Q2 ले लेते हैं, इसको डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है इसका R का स्क्वायर, ये फार्मूला F1 हो गया, ठीक है। F1 हमारा इतना फोर्स लगा, और ये भी तो इस पे बल लगाएगा, ये नीचे की ओर बल लगाया, और ये बल कितना लगाएगा F2 मान लेते हैं इसको, वो कितना लगाएगा K सेम लगाएगा Q और Q डिवाइड बाय R का स्क्वायर, ये डिस्टेंस उसके बीच का कितना R का स्क्वायर। ये दोनों सेम फोर्सेस है, ये भी और ये भी, जिसके वजह से ये एंगल जो दिख रहा है आपको, ये एंगल वो 90 है, और 90 की वजह से F नेट जो हो जाता है
90 एंगल के वजह से एफ नेट √2f हो जाता है, √2f हो जाता है। ठीक है, ये वेक्टर टोटल कम, ये जो हम कर रहे हैं ये वेक्टर 11 का भी पॉइंट इसमें जुड़ा है, इसलिए हम इसको जल्दी में कर पा रहे हैं कि ये जो दोनों फोर्सेस सेम हो जाने की वजह से √2f इसका है ना नेट आएगा, एफ नेट आएगा। तो इसकी वजह से भी तो फोर्स लगेगा, ये दोनों आवेश की वजह से तो फोर्स लगा दिए, एक आवेश ये भी बच रहा है, ये आवेश की वजह से इस पर फोर्स भी लगेगा और वो फोर्स लगेगा के, मान लेते हैं इसको F3, और वो फोर्स लगेगा के, Q1 को Q ले लेते हैं, Q2 को भी Q ले लेते हैं, दोनों Q सेम है, बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से F3 जो हमारा हो जाएगा वो होगा के Q स्क्वायर बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो, अब हमारा जो मैन फोर्स काम कर रहा है ये और ये, ठीक है, टोटल जो फोर्स हमारा है, टोटल जो फोर्स हमारा है वो तो पहले प्रभावी बल कितना हो जाएगा, प्रभावी बल 0 के बराबर हो जाएगा, और टोटल फोर्स हमारा कितना काम कर रहा है, √2f और प्लस में F3 वाला, ठीक है, बराबर 0, प्रभावी बल ये टोटल नेट फोर्स। ठीक है, तो √2 f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू यहाँ से लेंगे, F1 और F2 दो जो सेम वाला था, के Q1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ F3 का वैल्यू ये लेंगे, के Q स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर क्या, 0। इसको एक काम करते हैं, इधर उस साइड भेज देते हैं, बचता है मेरे पास √2 के Q डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर, उधर जाएगा तो माइनस के Q स्क्वायर बटे में R स्क्वायर, ये R स्क्वायर खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो R स्क्वायर क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जब डिस्टेंस था वो R√2 लेना था हमको, R√2, सॉरी यहाँ पे R स्क्वायर नहीं होगा, R√2 हो जाएगा, R√2 हो जाएगा का स्क्वायर, इसका मतलब R का स्क्वायर 2R का स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पे 2R का स्क्वायर यूज कर लेंगे। ठीक है, 2R का स्क्वायर, तो R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ पे के को कैंसिल कर लो, क्यू को कैंसिल कर लो, कैपिटल क्यू को, यहाँ पे कैपिटल क्यू बचा, देखो इधर जो बचा √2 क्यू बचा स्मॉल वाला, उधर जो बचा कैपिटल क्यू बचा, और ये 2 बचा माइनस में। ठीक है, माइनस में बचा, हमको चाहिए क्या, Q/Q का वैल्यू, तो Q, ये स्मॉल Q को उधर भेजो, 2 को इधर भेजो, तो 2√2 इधर आ जाएगा और Q/Q आ जाएगा इधर, है ना। ऐसे तो आता है ये माइनस में आंसर, इसका मैग्नीट्यूड करके हम बोल सकते हैं 2√2 Q/Q का मान जो है 2√2 हमारा आंसर होगा। तो 2√2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। सोचिए, ये 1 नंबर में पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, कहीं से भी 1 नंबर का देखने में नहीं लगता है, तो इसलिए आप लोग तैयारी उस तरह से करिए ताकि अगर जो टफ भी सवाल आ जाए तो आप लोग आराम से बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहीं पे कुछ बैठा हुआ क्या, कुछ तो बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो 28 नंबर सवाल होगा, और 28 नंबर सवाल कहता है हमारा, किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता E होता है, तो बेलन के वजह से जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है वो लेमडा अपॉन में 2πε0r होता है। ये फॉर्मूला याद रखना, किसी बेलन के वजह से जो विद्युतीय क्षेत्र होता है, बेलन के वजह से वो कितना होता है कि लेमडा अपॉन में 2πε0r, ये होता है बेलन की वजह से, एक सिलेंडर एक बेलन की वजह से फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 है कि ये दर्शाता है कि Q1 और Q2 के कारण जो चित्र दिख रहा है आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या है। अब बताओ, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, जबकि नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है, यानी नेगेटिव चार्ज पे आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जो होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, और पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, यानी पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता है। देखो यहाँ पे आ रहा है, यानी इसके करीब आ रहा है,
आ रहा है और आने का संकेत किस में होता है, नेगेटिव चार्ज में। यहाँ पर भी देखो तो आने का संकेत है, तीर चिन्ह किधर दिखा रहा है, आने का संकेत दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आ रहा है। यहाँ पर भी निगेटिव, यहाँ पर भी निगेटिव, दोनों पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों पर निगेटिव चार्ज होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर सवाल कहता है एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर एन ई। एन इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जहां एन का मान होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए Q बराबर एन ई फॉर्मूला, जहां एन जो होता है प्लस माइनस 1 2 3 4 ये पूर्णांक में होता है, यानी कि पूरा पूर्णांक होता है, ठीक है। कभी भी दशमलव में इसका मान नहीं होता है, यानी हाफ नहीं होगा, कभी 3/2 नहीं होगा, कभी 2.5 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, होगा क्या, पूर्णांक में पूरा पूरा आंसर होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस 1 2 3 4 ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं। आगे सवाल क्या कहता है हमारा, यदि किसी अल्प क्षेत्र डीए पर विद्युतीय तीव्रता अभिलंब हो तो क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा। और कैसा है, विद्युतीय क्षेत्र क्या है, लंब है, अभिलंब है, यानी 90 डिग्री। और कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो टोटल को कर देगा 0, ये टोटल हो जाएगा 0। तो फ्लक्स भी हमारा कितना हो जाएगा, 0। किधर है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे की ओर चलते हैं। 32 नंबर सवाल, ये 32 नंबर सवाल है, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमा पूछा गया। बीमा निकालना बहुत ही आसान होता है। ई बराबर आपको फार्मूला बताया F/Q, फार्मूला याद रखोगे बीमा आराम से बन जाएगा। F का बीमा होता है mL⁻², जबकि आवेश का बीमा होता है AT। इसको AT को ऊपर कर लो तो हमारा बन जाएगा mL⁻³ ए ऊपर जाएगा तो -1। देखो T यहाँ पे 2 था, एक ऊपर गया तो 3 हो गया, T 3 हो गया और ए ऊपर गया तो -1। तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा mL⁻³ A⁻1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला चलते हैं सवाल की ओर। 33 नंबर। और 33 नंबर देखा जाए तो किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम हो सकती है, यानी सबसे जो कम होता है आवेश की मात्रा वो इलेक्ट्रॉन का ही मान होता है, ठीक है। इससे छोटा होता ही नहीं आवेश का मान। 1.6 × 10⁻⁻90 से छोटा कभी भी आवेश का मान नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इससे छोटा नहीं होता आवेश का मान। 34 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। किसी वस्तु, ये 34 नंबर है, ठीक है, ये है 34 नंबर सवाल। किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है। अगर जो निगेटिव भी चार्ज है, अगर जो पॉजिटिव भी चार्ज है, तो उसका रीजन है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे क्लोरीन माइनस, अगर जो निगेटिव चार्ज आया इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो यहाँ पे सब चीज कांड कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। एक तो इलेक्ट्रॉन अधिकता भी दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉन कमी भी दर्शा रहा है। तो चार्ज को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, चार्ज को रिप्रेजेंट जो कर रहा है इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश का कारण बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर। एक स्टेट कूलम बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए, एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। हमको चाहिए स्टेट कूलम, और ये 2014 में पूछा गया, ये ICC द्वारा, इंटर ऑफ साइंस में। आप लोग देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, ये सवाल मिल जाएगा आपको 2014 में, ठीक है। एक स्टेट कूलम हमको चाहिए। देखो ये स्टेट कूलम पूछा है, स्टेट कूलम को इधर ही रहने देते हैं, बाकी इसको डिवाइड में भेज दो। स्टेट कूलम हमको चाहिए और भाग में भेज देंगे 1/3 × 10⁹ को, ठीक है। और ये कूलम में आंसर हो जाएगा। तो 1/3 बचेगा और 10⁹ को उधर लेके ऊपर लेके चले जाओ, -9 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो -9 1/3 × 10⁻⁹ दोनों ऑप्शन सेम ही है, एक में माइनस कर दो, ठीक है, एक में माइनस कर दो, माइनस वाला हमारा आंसर हो जाएगा, प्लस वाला नहीं होगा, ठीक है।
तो माइनस वाला हमारा आंसर होगा, प्लस वाला नहीं होगा। आगे देखते हैं 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल देखते हैं। एक बिंदु आवेश q r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पूछा है। E बराबर होता है फॉर्मूला के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र का होता है। विभव का पूछता है तो E बराबर के क्यू बाय आर। अगर जो फोर्स का पूछता है तो उसका होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर जो यही विभव ऊर्जा का पूछता है तो यू बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। सबका अलग अलग है, ठीक है। देखो कुछ ना कुछ सब में कुछ ना कुछ कमी है। ये विभव है तो के क्यू बाय आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये विभव ऊर्जा है तो के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। पूछा क्या गया है हमसे? विद्युत क्षेत्र। अच्छा, के को हम ये भी लिख सकते हैं 1/4πε0। के को हम ये 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? ये के क्यू बटे में आर स्क्वायर, ये ऑप्शन बी। के क्यू, के का वैल्यू ये के क्यू बटे में आर स्क्वायर, ऑप्शन बी। 37 नंबर सवाल देखते हैं। 37 नंबर सवाल है, किसी वस्तु के धन आवेशित या ऋण आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही अगर जो कमी दर्शाता है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर जो माइनस दर्शाता है तो नेगेटिव चार्ज। तो सब उत्तरदायित्व कौन है? पूरा कांड इस ये करता है इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को भी इलेक्ट्रॉन ही दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल को देखते हैं। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। खोखला अगर जो कोई चालक है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा खोखला है, ये खोखला ये अंदर से, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युतीय क्षेत्र होगा, वो जीरो होगा क्योंकि ये खोखला है अंदर से, ठीक है। तो खोखला विद्युत क्षेत्र के अंदर जो होगा, खोखला गोलाकार चालक के अंदर के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है? जीरो। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं। अगला सवाल है 39 नंबर का। ये 39 नंबर का नहीं, 39 नंबर है ना। एक कूलाम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर, देखो एक कूलाम आवेश का मान कितना दिया? 1 कूलाम, और शून्य में 1 मीटर की दूरी पर, डी का मान कितना है? 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। समान आवेश यानी Q1 इसको मान लेते हैं, Q1 Q2 भी हमारा समान आवेश होगा, ठीक है। समान आवेश पर बल लगाता है। ये Q1 है, Q2 भी 1 कूलाम होगा। क्यों? क्योंकि समान आवेश बोला है, पहला जो आवेश था वो भी, दूसरा भी आवेश वही होगा, सेम आवेश बोला है, तो बल लगाता है। कितना बल लगाएगा वो देखते हैं। बल का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो के का वैल्यू पता होना चाहिए आपको, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ किसका मान? के का मान। Q1 का मान 1 कूलाम, और Q2 का मान भी 1 कूलाम, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिया था? 1 मीटर की दूरी पर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 9 × 10⁹ हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूटन में हो जाएगा। तो 9 × 10⁹ किधर दिख रहा है? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को थोड़ा जल्दी लग रहा होगा, ठीक है। अगर जो जल्दी लग रहा होगा तो थोड़ा स्लो करके भी आप लोग देख सकते हैं। 40 नंबर सवाल देखते हैं। 40 नंबर ये है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित आवेशित कणों के आवेश क्रमशः कितना कितना दिया है? 2 × 10⁻⁻7 कूलाम और 3 × 10⁻⁻7 कूलाम है। इनके बीच लगने वाला बल पूछा है। बल का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। तो के का मान रख दो 9 × 10⁹ Q1 का मान एक यहाँ पे दिया है 2 × 10⁻⁻7। Q2 का मान कितना दिया? 3 × 10⁻⁻7, यहाँ पे देखो 10⁻⁻7 दिया है। और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से गुना कर देते हैं, ये सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब बताओ, इसको सबको गुना कर लो, 3 दूनी 6, 9 6 54 हो गया, 54 हो गया। और ये देखो 9 0 पॉजिटिव में और ये दोनों नेगेटिव में, 10⁻9 और ये 10 उधर नेगेटिव में 14। यहाँ पे बताना 30 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर 900, 10⁻- कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। ये 2 शून्य से इसका 2 शून्य खत्म कर दो, माइनस में बचेगा 2 शून्य, ठीक है। अब देखो -2 शून्य ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 54। अच्छा इसको काट भी लो,
कहाँ से, 9 6 54, यहाँ पे बचेगा 6 और ये 10 पर पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर 11 हो जाएगा ये वाला, 9 2 11, और उधर बचा है 10 पर पावर माइनस 14, तो 14 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 पर पावर माइनस 3, 10 पर पावर माइनस 3, इसको मिली बोल देते हैं, ठीक है। तो 6 गुना 6 मिली, 6 मिली, मिली मिली 6 मिली का वैल्यू 10 पर पावर 6 मिली क्या न्यूटन, कहीं पे 6 मिली न्यूटन होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते 41 नंबर सवाल पे, आगे चलते 41 नंबर सवाल पे। 41 नंबर सवाल जो है ना थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये सवाल कहता है कि ई स्क्वायर बटे में जी m1 m इलेक्ट्रॉन m प्रोटॉन का जो है बीमा क्या होगा, बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र पूछा है, इसका के ई स्क्वायर बटे में जी m1 m ई और m p, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन का बीमा पूछा है। के जो है कूलम्ब्स कांस्टेंट है, कूलम्ब्स कांस्टेंट का मात्रा क्या बताया आपको, 9 × 10⁹ था न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था, ये था। तो जी का भी देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, इसका मात्रक देख लेते हैं, तो मात्रक कैसे निकाले इसका, आपको फोर्स का फार्मूला पता होगा, जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इधर भेजेंगे ये न्यूटन हो जाएगा, आर स्क्वायर इधर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये दोनों मास इधर नीचे आ जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर, तो ये जी का मान हो गया कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी पावर -2 दे दिए पर केजी स्क्वायर, वो चीज़ हम रख देते हैं मात्रक, ठीक है। तो यहाँ से के का मात्रक कितना लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एक कूलम स्क्वायर इसका हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो आवेश है, तो आवेश भी कूलम हो जाएगा, इसका स्क्वायर स्क्वायर हो गया। जी का मात्रक क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, पर केजी स्क्वायर, और मास इलेक्ट्रॉन मास प्रोटॉन, दो गो मास है, मास का स्क्वायर यानी कि केजी का स्क्वायर, ये केजी का स्क्वायर खत्म, ये कूलम का स्क्वायर खत्म, मीटर स्क्वायर खत्म, न्यूटन खत्म, ठीक है, यानी कि एक बच रहा है, और एक का कोई भी मात्रक और बीमा नहीं होता है, यानी m0 l0 t0 सब चीज़ जीरो, तो सब चीज़ जीरो कहने का मतलब सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर, 42 नंबर सवाल को देखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 पद चिन्ह 1 2 3 दिखाए गए हैं, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये सब निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव सब है, ऊपर वाला क्या है पॉजिटिव है। सोचो एट्रैक्शन जो होता है पॉजिटिव निगेटिव के बीच होता है, आकर्षण जो होता है पॉजिटिव निगेटिव के बीच होता है, मतलब एक तरह से खींचता है, ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच यानी सेम चार्ज के बीच विकर्षण होता है, सेम चार्ज के बीच क्या होता है विकर्षण, यानी ये धक्का देगा, ये क्या करेगा धक्का देगा, अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, खींचेगा नहीं, और ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ से देखो ये लाइन पॉजिटिव चार्ज की ओर जा रहा है, यानी कि खींचने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा तभी एक दूसरे को खींच पाएगा, तो इससे पता चल गया ये निगेटिव होगा, ये ना तो ऊपर जा रहा है ना तो निगेटिव जा रहा है, ना तो नीचे जा रहा है, इसलिए इसको उदासीन ले लेंगे कि ये उदासीन है, क्योंकि ना तो ये खिंचा रहा है ना तो विकर्षित हो रहा है। लेकिन ये देखो पॉजिटिव है तो ये धक्का दे के इधर आ गया, या तो ये सोचो कि ये निगेटिव है उसकी ओर ये आ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव, ये देखो अब पता क्या चल रहा है, एक लाइन हमको मिला निगेटिव वाला पहला वाला, दूसरा मिला उदासीन, तीसरा वाला मिला पॉजिटिव। तो ऑप्शन देखते हैं, पद चिन्ह एक धनावेशित कण है, एक धन आवेशित है क्या, नहीं है, ऋण आवेशित है, ये खत्म हो गया। पद चिन्ह 2 ऋण आवेशित कण है, पद 2 जो है उदासीन है ना, ये भी खत्म हो गया। देखते पद चिन्ह 3 उदासीन कण है, उदासीन तो 2 है, ये भी खत्म हो गया। पद चिन्ह 3 धन आवेशित कण है, हाँ धन आवेशित पद चिन्ह जो तीसरा है वो पॉजिटिव है, ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर सवाल पे। 43 नंबर सवाल कहता है कूलॉम बल है, कूलॉम बल एक केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल, दोनों बल है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा
राइट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर देखते हैं। 44 नंबर, ये है 44 नंबर। रुको। 44 नंबर, ठीक है। ये नंबरिंग पे ध्यान मत देना। पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब पी और ई के बीच का कोण, सेम बात वही वाला कि पी टॉक बराबर जब आघूर्ण का फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई, यानी कि टॉक इक्वल टू पी ई साइन थीटा लिख सकते हैं। और हम लोग पहले भी ज्ञात कर चुके कि 90 पे मैक्सिमम होता है साइन थीटा का मान, ठीक है। 90 पे मैक्सिमम होता है, तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90। तो कि यह बोला गया है कि अधिकतम बल आघूर्ण कब होगा, ठीक है। बल आघूर्ण अनुभव करेगा कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। 45 नंबर सवाल देखते हैं। 45 नंबर सवाल है, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखो अब एक पॉइंट याद रखना, 1/एप्सिलॉन नॉट का मान 0 होता है। बाकी बात देख लेते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू लिखे, डिस्टेंस हमारा क्या किया गया है, दूरी को देखो अनंत कर दिया गया, तो अनंत का स्क्वायर अनंत ही हो जाएगा। और हम बता चुके इसको लिख सकते हैं 1/इन्फिनाइट भी, अनंत भी, और गुने में के क्यू, ठीक है। 1/इन्फिनाइट का वैल्यू 0, तो टोटल को कर देगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा 0, आंसर हमारा हो जाएगा 0, शून्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक कूलॉम मीटर होता है। एक द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम मीटर। एक डिवाई भी होता है, डिवाई। तो कूलॉम मीटर कहाँ दिख रहा है, कूलॉम मीटर, ऑप्शन ए कूलॉम मीटर। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल क्या है, वैद्युत बल रेखाएं चलती है। वैद्युत बल रेखा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलती है, ठीक है। पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव की ओर जाती है। तो जैसे यहाँ से देखो ये डायरेक्शन जब बना रहे हैं फिगर, पॉजिटिव से निकला निगेटिव पे खत्म हुआ, ठीक है। जैसे पॉजिटिव से निकलेगा, यहाँ से देखो पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव पे क्या होगा, खत्म होगा, नेगेटिव पे खत्म होगा। पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो धनावेशित से ऋण आवेशित की ओर, सही है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 48 नंबर देखते हैं सवाल। 48 क्या कहता है, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बीच दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बीच का बल है, बीच का बल, यानी आवेश के बीच की दूरी जो है ना दुगनी कर दिया गया। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम बल पूछा है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ये तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, लेकिन इस बार क्या करेंगे, दुगनी कर देंगे दूरी को। तो के Q1 Q2 डिवाइड बाय, दुगनी बोला है ना, दूरी को दुगना कर देना है, तो 2r का स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय 4r का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 1 और 2 को भाग दे दो, इक्वेशन 1 और 2 को भाग दे दो। भाग देते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, एक वाला इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। हमको चाहिए F2 का मान, ठीक है। नया फोर्स क्या होगा, F1 बटे में F2। यहाँ से बताना F1 का मान कितना है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, और ये F2 का मान कितना है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय 4r का स्क्वायर। ये खत्म पूरा, r का स्क्वायर भी खत्म, 4 ऊपर चला जाएगा, F1 बटे F2 बराबर 4 बटे 1 आएगा, ठीक है। कोना कोनी गुना कर लेते हैं, 4F2 बराबर F1। हमको चाहिए F2 का मान, तो 4 को नीचे भेज देंगे, 1/4 हो जाएगा F1 का, यानी पहले वाले फोर्स का कितना गुना हो जाएगा, 1/4, 1/4। तो ऑप्शन चौथाई हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। हाँ आगे की ओर चलते हैं। 39 नंबर सवाल, नहीं सॉरी 49 नंबर सवाल। अब देखो
यदि गोले पर आवेश इतना है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। ये सवाल हम करा चुके हैं, पीछे देख लीजिएगा, ये रिपीट हो गया, ठीक है, ये रिपीट हो गया। लास्ट सवाल देखते हैं 50 नंबर, लास्ट है ना, 50 नंबर सवाल, लास्ट सवाल है हम लोगों का, ठीक है। आवेश ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करता है। आकर्षित कब करेगा? जब दोनों अपोजिट चार्जेज हो, यानी कि एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो, तब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, या इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव ले सकते हैं, आकर्षित करते हैं। तथा बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी ये भी देखो, बी को क्या माने, नेगेटिव, अब ये क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, तभी तो आकर्षित करेंगे, पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब देखो सवाल पूछा है, तब ए एवं सी, ए किधर है प्लस वाला, बी सी किधर है प्लस वाला, यानी प्लस प्लस के बीच अब क्या होगा, विकर्षण, प्रतिकर्षण भी उसको बोलते हैं। आकृष्ट होंगे नहीं होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। हाँ, तो हमारा 25 सवाल कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बतावें, और अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा तो इनको शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।